तो आज का ये तीसरा सेशन है, ठीक है। एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम 16 नवंबर 2003। हमने 97 का देखा, 2001 का देखा, अब लोग क्या देख रहे हैं 2003। सेम पोस्ट, ग्रेड ए पोस्ट का था। अभी तो सीजीएल में ये मर्ज हो गया है, ठीक है। ग्रेड ए पोस्ट के लिए मेरिट में आना पड़ता है इसके लिए। तो हम लोग आज तीसरा सेक्शन कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। और हमने 2 सेशन कर लिया, टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब उसके आगे का हम लोग करेंगे। हम लोग को दोनों क्लास करने के बाद एक बेहतर आइडिया अभी तक हो चुका है कि फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और हमें इन्हें कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में, ठीक है। तो देखते हैं उन आइडियाज़ को हम इस एग्जाम में कितना अप्लाई कर पाते हैं या कितना कुछ हमें समझ में आता है, ठीक है। Okay. The thief explained how he dashed from the jail. Thief ने एक्सप्लेन किया कि वो जेल से कैसे भागा था, ठीक है। सो सी, इसे करने से पहले अब ये क्वेश्चन ग्रामर के किस चैप्टर से है देख के बताओ ना। टेंस, ये ग्रामर के टेंस चैप्टर से है। तो टेंस चैप्टर से है तो हमें वर्ब पे बहुत ध्यान देना है और स्थिति पे, कौन कब हुआ नहीं हुआ, टाइमलाइन ध्यान देना। देखो, द थीफ एक्सप्लेन्ड, और वो क्या किया, जेल से भागा है, मालूम चल रहा है। पर भागता है, भाग चुका था, भागा, भागा है, सबका अलग अलग मीनिंग है ना। सी, सबका मतलब भागा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कौन सा टेंस का यहाँ पे हम लोग एस्केप देना है, नहीं पता। ये किस टेंस में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अच्छा, थीफ कब एक्सप्लेन करेगा, भागने के पहले कि भागने के बाद? भागने के बाद। तो अगर वो एक्सप्लेन करा, ये पकड़ा गया, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन उसके पहले उसने क्या कर दिया था, भाग गया था। तो पहले भागा था, उसके बाद अब वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैंने एक बार बताया था आप लोगों को कि टाइमलाइन में ये हमारा नाउ यानी प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे आएंगे तो ये क्या है, पास्ट टेंस, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और पास्ट का भी पास्ट में आओगे तो इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। नाउ टेंस की क्लास जो यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में, मैंने क्लास में भी पढ़ाया आप लोग ऑफलाइन। मैंने बताया था कि पास्ट में कोई 2 इंसिडेंट होता है, पास्ट में, अभी नहीं, पास्ट में 2 घटनाएं घटी हैं। कितनी घटनाएं? 2 घटनाएं घटी हैं। दोनों के टाइम में फर्क है। क्या फर्क है? एक पास्ट में हुआ, हो चुका है, और एक उसके पहले और हो चुका था। मैंने पास्ट ऑफ द पास्ट, मैंने एक बहुत पहले हो चुका था और एक अभी अभी हुआ था। दोनों पास्ट में हुआ है, पर एक नियरेस्ट पास्ट में हुआ है और एक बहुत रिमोट पास्ट में हुआ, बहुत पहले हो चुका था। जो बहुत पहले हो चुका होता है उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। और पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद जो नियरेस्ट पास्ट में होता है, जिसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, इससे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये नियरेस्ट पास्ट है, एक्सप्लेन, ठीक है। और जेल इसके वो एक्सप्लेन किया था, लेकिन जेल उसके पहले ही तोड़ चुका था, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट में वो जेल तोड़ चुका था, पकड़ाया उसके बाद। तो कौन सा काम पहले हो चुका है, जेल तोड़ने का, तो वो क्या में जाएगा, पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो हमारा आंसर कौन होगा, हैड एस्केप्ड। See, this is the beauty of knowing everything about the tense. और मैंने कहा था, जो लोगों ने नहीं भी किया है, मैंने YouTube पे अवेलेबल है। जो मैंने क्लास में कराया था उसी को रिकॉर्डिंग किया है, अलग से कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया है। नहीं, क्लास में से कुछ अलग पढ़ाते हैं, वहाँ कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने यहाँ पढ़ा था वही रिकॉर्डिंग किया था ना मैंने, अलग से फिर से टेंस वाला। सो अभी समझ में आया? तो ये क्लू है, ये क्लू है। वो एक्सप्लेन उसने किया कि वो जेल से कैसे भागा था। फेमस सेंटेंस कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले क्या घटा, रोगी मर गया, हैड डाइड। उसके बाद कौन आया, डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम बिफोर द पेशेंट हैड, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो पेशेंट पहले ही जा चुका है, वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, डॉक्टर उसके बाद आया है, वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एम आई क्लियर और नॉट?
हो गया ना, ठीक है। आगे देखते हैं। He held dash to the books passionately. इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि उससे बहुत प्रेम, ठीक है। बुक्स, बहुत लोग होता है ना कि बुक्स को एकदम सीने से लगा के रखते हैं, एकदम पकड़ के रखते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे किसी को देंगे नहीं बुक्स, बहुत प्यार है बुक्स से, है कि नहीं? जैसे मुझे बुक से बहुत प्यार है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्ड वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है। और ये सारे क्या है? प्रीपोजिशन है ना। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन क्या होगा? फ्रेजल वर्ब। यानी ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है? फ्रेजल वर्ब से है। फ्रेजल वर्ब के लिए वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों का नॉलेज तो होना ही चाहिए, फ्रेजल वर्ब का नॉलेज अलग से होना चाहिए। फ्रेजल वर्ब की भी बहुत सी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे डाली है, जो मैंने क्लास में पढ़ाया था उसी को रिकॉर्डिंग किया था पिक्चर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है पकड़ के रखना या छाती से लगा के रखना, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 22। तो हमारा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा होल्ड ऑन। होल्ड का पास्ट टेंस क्या होता है? हेल्ड। तो होल्ड ऑन मतलब पकड़े रखना, पैशनेटली, मुझे बहुत प्यार हो, है कि नहीं। आगे बढ़े। दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम। सी, ये डिड जो है वो क्या है? डू का पास्ट टेंस, डू फर्स्ट फॉर्म होता है और डिड सेकेंड फॉर्म होता है, यानी यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है। नाउ एग्जाम में समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से सुनो मेरा बात। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, वेयर दे डैश फ्रॉम, कि वे लोग, वो नहीं जानते थे कि वे लोग कहां से आए थे। तो पहले वो लोग आएगा ना, पहले जान जाएगा। आने आपके यहाँ पे कोई पड़ोस में कोई आएगा, उसके बाद ना आपको पता नहीं चलेगा कि ये लोग कहाँ से आए थे। तो पहले आने का काम होगा, उसके बाद नहीं जानने का काम होगा। वही सेम चीज, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। तो कौन सा काम पहले हो चुका था? कौन सा काम पहले हुआ इसमें? उनके आने का। उसके बाद वो लोग नहीं जानते हैं कि वो लोग कहां से आए थे। तो वो लोग आ चुके हैं, तो क्या लगेगा? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज का सवाल नहीं है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का सवाल नहीं, ऑलरेडी लगा हुआ है। हैव का भी सवाल नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो बचा कौन? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे डिड नॉट नो वेयर दे हैड कम फ्रॉम। पास्ट में दो हो चुका है, तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा पड़ोसी आ चुका है, उसके बाद ना तुम किसी को बोलेगा अरे मुझे नहीं पता वो लोग कहां से आए हैं, ना कि पहले तुमको मालूम चल जाएगा उसके बाद वो लोग आएगा, नहीं ना। पहले वो लोग आ जाएंगे, उसके बाद यू डिड नॉट नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट आदर्श? ओके, सो चल मूव ऑन। चलो देखो, उसी एग्जाम में दो क्वेश्चन साइड बाय साइड आ गया, सेम टेंस पे और हूबहू सवाल है, ठीक है। देयर इज ओनली वन मेंबर, सी द वर्ड मेंबर। नाउ दिस इज योर क्लू वर्ड। इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज द क्लू वर्ड। देयर इज ओनली वन मेंबर हु हैज लगाया है, यानी कि प्रेजेंट टेंस। हैज नॉट पेड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। केवल एक ही ऐसा मेंबर है जिसने पेड नहीं किया है अपना डैश, अपना क्या पेमेंट नहीं किया है, एंड ही हैज प्रॉमिस्ड, वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू पे बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। और उसने प्रॉमिस किया है कि इस मंथ के आखिर तक वो पेमेंट कर देगा। तो पहला है रेमिटेंस। देखो कहने का मतलब हीज है, हीज क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है? तो इसका मतलब क्या चाहिए? नाउन चाहिए। ANC, ऑनरेरियम, TION, AN सब नाउन है। इतना आसान आपको नहीं देगा एग्जाम में हलवा ऐसा, है ना। रेमिटेंस का क्या मतलब होता है? रेमिटेंस का मतलब होता है पेमेंट। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मेंबरशिप। आप किसी क्लब के मेंबर हो या कुछ भी हो, उसका आपको क्या देना पड़ता है? चंदा देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, क्योंकि आप मेंबर का बने रहना चाहते हैं। तो ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम नो पे बट वर्क, ठीक है। एक इसका उल्टा क्या होता है? सिनेकर। इसका उल्टा क्या होता है? सिनेकर। पे बट नो वर्क, जहां आपको काम नहीं करना है लेकिन आप पेमेंट आपको जरूर मिलेगा। ऑनरेरियम का मतलब हो गया कि आपको प्रेसिडेंट बना दिया, है ना।
आपको कुछ पोस्ट दे दिया, पैसा नहीं देगा, आपको एक इज्जतदार आपको पद दे दिया, ठीक है। अब वहाँ पे कभी कभी कुछ दे दिया जाता है जो उसके काम के हिसाब से नहीं होता है, ऑनरेरियम बोलते हैं उसको, ठीक है, जो सैलरी नहीं है, ठीक है। अलाउंस का मनी होता है, मनी गिवन टू द वाइफ आफ्टर सेपरेशन, डिवोर्स हो गया उसके बाद जो एलोमनी दिया जाता है, एलिमनी बोलते हैं। अलाउंस, अलाउंस का मतलब छूट भी होता है, अलाउ करना भी होता है। क्या होता है? अलाउ करना भी होता है। डिपेंड करता है कि अलाउंस का इस्तेमाल किस कंटेक्स्ट में सेंटेंस में हुआ है। हमारा आंसर कौन होगा? हमारा क्लू वर्ड कौन था? मेंबर। तो वो क्या देगा? अपना सब्सक्रिप्शन देगा। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्लू वर्ड कौन है। आप रैंडम आंसर नहीं दे सकते हो। आपका आंसर आपके सवाल में है, लेकिन उसके लिए जोरदार प्रैक्टिस चाहिए, बहुत जोरदार प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए ये जो सेशन हो रहा है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन है। मैं हर एक आइटम पे इन डेप्थ और एट पिंच में बात कर रहा हूँ। एट पिंच माने इन डिटेल बात कर रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले किसी भी सवाल में कभी भी दिक्कत ना हो। बहुत करेंगे हम लोग सवाल ऐसा, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो ही रही है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, तो आप उसको बार बार घर पे देख सकते हो, है कि नहीं। He was an dash swimmer, अब से डबल ब्लैंक, बहुत सावधान रहना है यहाँ पे। He was an dash swimmer but was swept away by a strong dash. See an, अगर यहाँ an है तो यहाँ पे एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसका क्या साउंड हो? वॉवेल साउंड। देखो एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ये किससे बनता है? ए से, हिंदी का स्वर वर्ण वॉवेल। ओल्ड अ से बनता है ना, वॉवेल। ए, एबल वॉवेल है। ई स्वर वर्ण वॉवेल है। सबको हिंदी में लिखोगे तो यही आएगा ना स्वर वर्ण, यानी सबका साउंड क्या है? वॉवेल है। अब तो कोई एक ही होगा ना, तो तब क्या करेगा? तुमको थीम पकड़ना पड़ेगा। आखिर कहना क्या चाहते हो? थीम पकड़ना पड़ेगा। ही वॉज एन डैश स्विमर, वो एक डैश तैराक है, स्विमर है। अब कैसा है? एलिजिबल हो सकता है, एबल हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है। बट ये है तुम्हारा क्लू वर्ड। बट क्या है? कंजंक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्रास्ट या ऑपोजिट सिचुएशन। तो वो एक डैश स्विमर था, बट वाज स्वेप्ट अवे, लेकिन वो बह गया। स्वेप्ट का मतलब क्या होता है? बह जाना, फ्रेजल भाव है। बाय अ स्ट्रॉन्ग डैश, एक मजबूत डैश के द्वारा वो बह गया। तो ऑफकोर्स पानी में ही तैरेगा। तो पानी अगर उसको बहा दी तो पानी का क्या किसी को बहा देता है? हम लोग जब पानी में जब हम नदी देखते हैं और नदी में उतरने का मन होता है तो हम नहीं उतरते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं जाएगा, बहुत करंट है ना, यही बोलते हैं ना। करंट जो उसका फ्लो है, जो प्रवाह है, उसे करंट बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बहुत ज्यादा करंट है, नहीं जाएंगे। तैरने वाले बोलेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे। सी, तो अगर तुमको इतना पता है कि अगर वो बह गया है तो वो पानी के करंट से ही बहेगा, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे है। तुम बोल सकते हो ये आंसर है, भले तुमको ये वाला पता नहीं है। और बट से मालूम चल रहा है चूंकि ऑपोजिट सिचुएशन है, इधर में ये क्या किया है? नदी की धारा की वजह से बह गया है, तो ये नेगेटिव बात हुआ। तो इधर में क्या बोलेगा? पॉजिटिव बात, यानी कि काफी अच्छा तैराक था, लेकिन स्ट्रॉन्ग करंट का क्या हो गया? वो बह गया, तो वो क्या होगा? एक्सपर्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So there are so many ways by which you can easily arrive at the answer. The only thing you should do that कि जब प्रैक्टिस करो तो आप हर एक चीज को नोट डाउन करो। ये अभी नोट डाउन करोगे ना तो आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है। जो मैप मैंने बनाया है ना, ये सब, दिस इज द वे बाय विच यू कैन अराइव एट द आंसर विद इन सेकंड्स, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? ही वॉज एन एक्सपर्ट, ई वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड नॉट वॉवेल, वॉवेल साउंड, एक्सपर्ट स्विमर, बट was swept away by a strong current, क्योंकि पानी का करंट होता है, वाटर नहीं होता है, स्ट्रीम नहीं होता है, रिवर नहीं होता है। उसके करंट की वजह से लोग बह जाते हैं, जो तेज होता है, प्रेशर होता है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है ना, आगे बढ़े। और देखो एग्जाम के क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो उस एग्जाम में केवल कितने क्वेश्चन थे? 5। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है? एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम 14 दिसंबर का था। ये कब का था? 16 नवंबर, यानी सिटिंग अलग होगा मे बी। ये कब का है? 14 दिसंबर 2003। इसी सेशन में इसी वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़े। पहला सवाल, द टीचर गिव्स मेनी एग्जाम्पल्स।
टीचर ने बहुत सारे उदाहरण दिए। और सी गिव्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है। द टीचर गिव्स मेनी एग्जांपल्स टू डैश द आइडिया कंटेंट इन द पोएम। पोएम में जो एक पोएट लिखता है, पोएम जब वो लिखता है, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर का वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मस्तिष्क भय मुक्त हो, तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आइडिया पुटअप किया है। तो वो पोएम में क्या होता है? कंटेंट होता है। अब कंटेंट में क्या लगता है? इन। डू नॉट फॉरगेट दिस। कंटेंट वेयर? कंटेंट इन समवेयर, कंटेंट इन द पोएम, कंटेंट इन द बॉक्स, वेरेवर इट इज, बट कंटेंट के बाद क्या लगेगा? इन लगेगा। द टीचर गिव्स मेनी एग्जाम्पल, टीचर बहुत सारा एग्जाम्पल देता है माने वो हमेशा ऐसा ही करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रेगुलर एक्टिविटी, रिपीटेड एक्टिविटी, हैबिचुअल फैक्ट, क्या करने के लिए? टू डैश द आइडिया, यानी कि पोएम में पोएट के द्वारा जो विचार दिए गए हैं उसको समझाने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए टीचर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है। सी समझ में तुमको तो आ गया, लेकिन अब थोड़े लिखा है उसका मीनिंग, आपको तो फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग इन, ब्रिंग फोर्थ एंड ब्रिंग आउट। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है? टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग आउट? हो गया, ब्रिंग अबाउट हो गया, सॉरी ब्रिंग फोर्थ हो गया, टू गिव बर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग इन? ब्रिंग इन इसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, टू इंट्रोड्यूस, किसी चीज को आप इंट्रोड्यूस करो। कम ऑन, ब्रिंग इन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग आउट? सॉरी, ये है ना ब्रिंग इन, ये इसका है ना, मैंने ब्रिंग इन ही बोला था, ये ब्रिंग इन का हो गया। उसके बाद कौन सा है? हाँ, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? टू मेक क्लियर, टू मेक क्लियर, एक्सप्लेन कर देना, स्पष्ट कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है? और लास्ट में हमारा क्या बचा? ब्रिंग अबाउट, टू कॉज टू टेक प्लेस और हैपेंड, घटित हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? See, the problem with this question for this particular exam, okay, the teacher gives many examples to dash the idea content in the point. See, अगर आपको फ्रेजल वर्ब आता है तो you can easily make the answer and you can go on, move on. But if not, आपको अगर इसका आंसर इनके मीनिंग नहीं आते, आप इसमें हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या है? एक फ्रेजल वर्ब बैठाना है आपको जो ये बता सके कि टीचर कविता में दिए गए आइडियाज को, विचारों को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स देता है, एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो क्लियर का फ्रेजल वर्ब क्या होगा? यहाँ तक कहीं लिखा नहीं है क्लियर। ब्रिंग फोर्थ, जन्म देना। ब्रिंग अबाउट, घटित होना। टू कॉज टू हैपन, कुछ घटित होना। ब्रिंग इन, टू इंट्रोड्यूस, किसी को इंट्रोड्यूस करना या कोई भी इंट्रोड्यूस करना। ब्रिंग आउट का मतलब टू मेक क्लियर और टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो दिस इज द वे बाई विच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो देखो कि वोकैब कितना जरूरी है, सीधे वोकैब का सवाल है, इसमें क्या करना है? इफ यू नो द मीनिंग, गिव द आंसर, इफ यू डोंट, मूव ऑन, बट डोंट ट्राई। इफ यू ट्राई, यू विल कमिट सुसाइड, ब्लंडर हो जाएगा, है ना? तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्रिंग आउट। समझ में आया? आगे बढ़े। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज डैश। ये क्वेश्चन को एसएससी से बड़ा प्यार है। एसएससी, रेलवे, एसआई, जीडी, डब्ल्यूबीपीएससी, जितना मतलब बैंकिंग छोड़ के, बैंकिंग में आता है तो अलग से घुमा के आता है। ये क्वेश्चन कैसे? द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू, जितना बिजली तुम यूज करोगे तुम्हारा बिल उतना ही ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है। तो बोला है योर बिल विल बी हायर, will your bill will be higher, will be higher your bill, the higher your bill will be। अब तुमको बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 27 का आपको आंसर बताना है। 4, लेकिन रीजन क्या है? आपने आंसर कैसे दिया? मिला मिला के। मेरे को पता है हम गलत बोल रहे हैं, हम लोग मिला मिला के, तुम लोग लगा इसके साइड में लगा के आंसर दिए हो, तो पता है। हम इसी तरह पूछे रीजन बता दो, तुम रीजन बता दो, प्रूव मी रॉन्ग, आई विल नॉट रिफ्यूट।
है कि नहीं? सी कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन समझो। कंस्ट्रक्शन है अगर दा प्लस कॉम्पैरेटिव डिग्री है, उसके बाद दिया है ना, तो उसके बाद भी दा प्लस कॉम्पैरेटिव डिग्री ही होगा। द मोर क्या है ये, कॉम्पैरेटिव डिग्री है, तो यहां पे दा प्लस कॉम्पैरेटिव है नहीं, यहां है नहीं, यहां दा प्लस कॉम्पैरेटिव है नहीं, कहां है, यहां है। द हायर, हाई से क्या बनता है, यस हाई से बनता है हायर, खत्म। अब देखो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि एट प्राइमा फेसी आपको ये समझ में आ गया, अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ गया आप कर लोगे। और मुझे लगता है शायद इसी एग्जाम में शायद एक और क्वेश्चन ऐसा आया था, आई डोंट नो वेदर इट इज देयर और नॉट, बट आई थिंक कि आया था, क्योंकि सारे एग्जाम्स मतलब कब के हैं ये, 2003 नहीं, मैंने नहीं दिया था, मैं तो 2005 के बाद वाले सारे दिए थे। ठीक है, आगे बढ़े। ये कंस्ट्रक्शन याद रखना, इफ दा प्लस कॉम्पैरेटिव शुरू में है, खत्म हो गया पूरा क्लॉज, तो बाद वाला क्लॉज भी दा प्लस कॉम्पैरेटिव होगा। ये बात दुजन पूरा हंसते से, अरे वही श्रेया और पूनम। द रिच पेरेंट्स डिसाइडेड, अमीर जो माँ बाप है उन्होंने फैसला लिया है। अच्छा, डिसाइडेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस। ओके, टू सेंड इंफिनिटिव। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ मैप in order to locate the important thing, the answer. See, the rich parents decided to send their, चूंकि parents है, कई सारे माँ बाप है, तो उनके लिए क्या होगा, their two sons, दो बेटों को कहां भेजेगा, ईटोन। ये नाम है, ईटोन क्या है, नाउन। जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद कॉमा होता है, उसके बाद जो कुछ लिखा रहता है वो उसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए या उस नाउन या प्रोनाउन को के बारे में कुछ और बताने के लिए एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज इन ग्रामर, जो कॉमा लगा के जो अलग करते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, नाउन इन एपोजिशन। इसे क्या कहते हैं, नाउन इन एपोजिशन। इसे कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, सो टू सन्स टू ईटोन। अभी ईटोन कौन है, द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द डैश ऑफ द रिच, अमीरों के डैश का एक मजबूत गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहां अमीरों के डैश जाते हैं पढ़ने के लिए। बच्चे क्यों, सन्स लिखा है ना, ईटोन भेजेंगे दो बेटों, क्योंकि ईटोन क्या है, अमीरों के बच्चों का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहीं पे जाके वो लोग पढ़ते हैं। तो बताइए, पेरेंट्स तो पहले ही आउट हो जाएगा, पेरेंट्स थोड़े जाएगा पढ़ने, उनके कौन जाएंगे, बच्चे। तो एंसेस्ट्री भी क्यों जाएगा, पूर्वज कब्र से निकल के जाएंगे, नहीं। पेडिग्री क्या होता है, क्या कुत्ते खाना, पेडिग्री इसका मतलब होता है एन ऑफिशियल रिकॉर्ड of the parents or grandparents। तो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन, प्रोजीनी। अब प्रोजीनी का मतलब क्या, अब देखो तुमको इसका मीनिंग नहीं आता है, कोई बात नहीं है, तो फिर भी ये आंसर मार के निकल जाएगा विथ 100% एक्यूरेसी, अगर इस तरह से तुमने तीनों को अगर आउट कर दिया तो। दिक्कत ये है कि अभी तो तुम लोग पेडिग्री कुछ और सोच रहा था, ठीक है, तो यहां तक तुम आ जाएगा, यहां तक जाएगा, लेकिन फिर भी तुम इसको आउट कर देगा, अगर नहीं पता अभी तुम इसको आउट कर देगा, पेडिग्री गलत ही मालूम है तो मालूम ये तो नहीं जाएगा ईटोन। ठीक है, प्रोजीनी का मतलब होता है चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट, किसी माता पिता के बच्चे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी दिस इज द मैप। इस मैप को फॉलो करोगे तो आप लोकेट कर पाओगे ट्रेजर कहां पे है, खजाना कहां गड़ा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, प्रोजीनी। मजा आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़े।
शी स्टूड, स्टैंड का पास्ट टेंस क्या होता है? स्टूड, स्टैंड। शी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, अमेज्ड मतलब पजल्ड, पता नहीं क्या होगा। शी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट, यानी कि वो भीड़ में खड़ी थी। कहां खड़ी थी? भीड़ में। देखो, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, आई एम सिटिंग इन अ चेयर, कौन सही है? नहीं, देखो दोनों सही है, पर सिचुएशन अलग है। अगर हाथ रखने का जगह नहीं है, नॉर्मल चेयर है, तो ऑन अ चेयर। लेकिन अगर हाथ रखने का जगह है, मतलब तुमको घेर लिया गया है और तुम उसके अंदर बैठा हुआ है, तो इन अ चेयर। तो इनका इस्तेमाल करते हैं आपको लोकेट करने के लिए, आपके लोकेशन को बताने के लिए कि आप एक्चुअली हो कहाँ। वो कहाँ है? क्राउड में है, तो क्राउड से घिरी हुई है, घिरी हुई है, एनसर्कल है, एनक्लोज्ड है, तो हमारा आंसर कौन होगा? बोलो क्या दिक्कत है? तो अगर तुम इस तरह से किसी को अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो समझो तुम्हारा पढ़ाई बहुत अच्छे से हुआ है, ठीक है। और अच्छे से अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, इसका मतलब यह कि तुम रोज जयंती घूमने जाते हो, है कि नहीं? आगे, द मैग्निफिसेंट डैश टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट, शानदार। क्या? अच्छा, मैग्निफिसेंट टेम्पल तो बोल सकते थे ना हम लोग, शानदार मंदिर, बीच में गैप डाल दिया है। अब जरा मेरा बात समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे पढ़ते हैं। वाज कंस्ट्रक्टेड, अच्छा ये ऑक्सिलरी वर्ब है, आर यू गेटिंग ए पॉइंट और नॉट? ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने कितना बार सिखाया कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है। कौन सी वॉइस है? पैसिव वॉइस है। और पढ़ के भी तो मालूम चल जाएगा ना कि टेम्पल को बनाया गया था किसके द्वारा? चाइनीज के द्वारा। पैसिव वॉइस ही है वो ना। तो एक बात तो मैप बना लिया कि पैसिव वॉइस में है। ओके, नाउ दिस इज नॉट द मैटर ऑफ पैसिव वॉइस, वॉइस चेंज, दिस इज टोटली द मैटर ऑफ एडजेक्टिव, a beautiful parts of speech. एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो नाउन कौन है? टेम्पल। पर टेम्पल कैसा है? तो एडजेक्टिव दिया है, तो यानी नाउन के पहले और भी कुछ चाहिए, यानी वो भी क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा। याद है एडजेक्टिव का मैंने ऑर्डर सिखाया था, पर यहां ऑर्डर का ही मैटर नहीं है। यहां पे देखो सब में हाइफन है ना, हाँ सब में हाइफन है, हाइफेनेटेड एडजेक्टिव, जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपाउंड एडजेक्टिव में सबसे पहले क्या आता है? नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, पहले तो नंबर, फिर आता है सिंगुलर नाउन। देखो 8 ये तो गया, तीनों में 8 है, तीनों में नंबर है। अब देखेंगे इसके बाद सिंगुलर नाउन है कि नहीं। सेंचुरीज खत्म, एपोस्ट्रोफी एस खत्म, अच्छा ये तो खत्म, तो बचा कौन? देखो ना, एफर्टलेस। द मैग्निफिसेंट 8th century old टेम्पल, 8 शताब्दी, शानदार 8 शताब्दी पुराना मंदिर चाइनीज के द्वारा बनाया गया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सी दिस वे, बाय ड्रॉइंग दिस टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन द way you have taught by your mentor or studied by yourself, you can easily locate the answer and with 100% accuracy. Are you getting a point or not? Okay, आगे बढ़े। थ्री ईयर डिग्री कोर्स, 3 years नहीं बोलते हैं, 3 year डिग्री कोर्स, सब मैंने करवाया था एडजेक्टिव में। There were पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, इज एम आर का वाज वॉर।
देयर वर 2 स्मॉल रूम्स इन द बीच हाउस। बीच हाउस पे 2 छोटे छोटे रूम हैं, दोनों छोटे हैं, पर एक छोटा होगा और एक उससे भी छोटा होगा। 2 छोटे रूम है ना, तो यहां तो ये नहीं बोला कि सेम रूम है, बोला छोटे रूम है, तो एक छोटा होगा एक उससे भी छोटा होगा। कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि कंपैरिजन कितने में होता है? 2 में, 2 से अधिक में नहीं होता है, कंपैरिजन 2 में होता है। तो 2 रूम है, बीच में डैश सर्व्ड एज अ किचन। जो डैश वाला है वो किचन की तरह काम होता है, किचन की तरह उससे काम में लिया जाता है। तो अगर 2 है, 2 अगर है तो हमें कॉम्पैरेटिव डिग्री चाहिए। हाँ, कॉम्पैरेटिव चाहिए तो या सुपरलेटिव होगा नहीं, स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव होगा नहीं, 2 तो खत्म, 2 खत्म। अब आपका आंसर होगा द स्मॉलर ऑफ विच, द स्मॉलर ऑफ देम। कौन सा होगा? विच। इसका सही आंसर होगा द स्मॉलर ऑफ देम, उनमें से छोटा। यहां पे विच का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। विच जो है थिंग्स, ऑब्जेक्ट, वस्तु वगैरह के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जानवर वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। एज अ रूम की जब हम बात कर रहे हैं तो उनमें से कोई एक, तो हम लोग यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है, देम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? द स्मॉलर ऑफ देम। और स्मॉलर चाहिए, सुपरलेटिव नहीं चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए 2 में। जब 2 में कंपेयर करना है तो कंपैरेटिव डिग्री हमको चाहिए। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये देखो 2 हमने ऐसे ही आउट कर दिया, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट। ठीक है, और बाकी में विच को आउट किया, देम होगा हमारा आंसर। ठीक है, मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डैश। मधु जो है नहीं सक रही है या उसे याद नहीं आ रहा है कि वो कहां डैश। डज शी लीव, शी लीव, डिड शी लीव, लीव द गर्ल। नाउ आंसर क्या होगा बोल सकते हो आप लोग? देखो यहां पता है क्लू वर्ड कौन सा है? देखो मैप बनाता हूं, मैप बनाते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, मतलब जो फुल स्टॉप से ऐड होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इट इज नॉट अ क्वेश्चन सेंटेंस, इट इज नॉट अ क्वेश्चन सेंटेंस। ना, इफ इट इज नॉट अ क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है, डज नहीं होगा, डिड नहीं होगा। ठीक है, ओके, अच्छा। लड़की, अब तीसरा मैप क्या है? सिचुएशन। कोई लड़की कहीं से घूम घाम के पागल होगल जो भी आ गई, भटक रही है, उससे पूछा गया तुम कहाँ रहती हो? उसको याद ही नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, क्योंकि वो अब वहां पे नहीं है ना, वहां रहती थी, अब आ गई है हाशिमा रेलवे स्टेशन पे। वहां लोग पूछ रहे हैं भाई तुम कहाँ रहती हो, उसको याद नहीं आ रहा है, यानी कहीं पर जहाँ पे वो रहती थी उस जगह के बारे में उसको याद नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अगर ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है तो हमें क्वेश्चन वर्ड भी नहीं चाहिए। जैसे कि डज शुरू में लगा दिया तो क्वेश्चन बन गया, डिड शुरू में लगा दिया तो क्वेश्चन बन गया। और बात है पास्ट टेंस की, कहीं पे वो रहती थी, तो यहाँ लिव्ड कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वेयर अगर दिया है तो यहाँ पे कौन आएगा? सब्जेक्ट, फिर कौन आएगा? वर्ब, तो ये आउट हो गया। हमारा क्या बचा? वेयर शी लिव्ड। अब वेयर देख के बहुत लोग ये लगा देते हैं, वेयर डज शी लिव, वेयर डिड शी लिव। फुल स्टॉप देखते ही नहीं है वो। इतना एग्जाम का प्रेशर होता है ना कि ये भी नहीं दिखता है कि ये तो सिंपल सेंटेंस है, ये तो क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है। तो ये दोनों शुरू में डज लगाना, डिड लगाना, क्वेश्चन बनाना होता है। तो डज और डिड लगा के लास्ट में फुल स्टॉप देना बेवकूफी है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। आर यू गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है बात? तो क्या होगा? वेयर शी लिव्ड। हो गया। उसका नाम उसको याद नहीं आ रहा है, व्हाट हर नेम वाज, नॉट व्हाट वाज हर नेम, तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन फुल स्टॉप है लास्ट में। यू डैश मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट। तुम पागल हो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपना आंसर शीट दिखाऊंगा। आर सपोज टू बी, मस्ट बी, विल बी, ऑट टू बी। सीधा सीधा ये तो भार्ब का सवाल है भाई, और उसमें भी ऑक्सिलरी भार्ब का सवाल है। क्या शानदार क्वेश्चन है, और ये मैंने सारा आप लोग को ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया है।
You dash mad, you are supposed to be mad, you must be mad, you will be mad, you ought to be mad. Question number 33. आंसर बोलो. Must be. Reason? रीजन क्या है? बैठे बैठे क्या करे, करना है काम, ये बोला. See, if you don't have reason, then your answer is not enough, not suffice. ठीक है, पर्याप्त नहीं है. बोल दिए must be. अब देखो प्रॉब्लम ये है कि सही है, बट दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि तुम टिक मार के तो आ गया, बट यू नेवर नो कि तुम्हारा आंसर सही था ना गलत था. एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. सी, बोला है कि इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हें अपना आंसर शीट दिखाऊंगा, तो तुम क्या हो? तुम पागल ही होगे. मतलब यू आर सरप्राइज्ड एट समथिंग समबडी इज सेइंग टू यू. ए अक्षिता, थोड़ा दिखाना क्या लिखा है, आंसर दिखाना. तुम क्या बोला? क्या तुमको मैं अपना आंसर शीट दिखाऊं? पागल है क्या तुम? तुम बहुत सरप्राइज हुआ उस बात पे कि मेरा आंसर शीट देखने के लिए मांग रहा है. ऐसे केस में व्हेन यू आर सरप्राइज्ड एट समबडीज स्टेटमेंट दैट मेड यू सरप्राइज्ड, किसी की कही गई बात के द्वारा अगर आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हो और अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हो कि तुम पागल हो क्या, ऐसा सोचते हो, तब आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट बी का इस्तेमाल करना पड़ता है. When you are surprised at a statement made by someone. Are you getting my point? मेरी बात समझ में आई कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूं? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके, आगे बढ़े. मस्ट बी ऑक्सिलरी वर्ब है. कब लगाते हैं? लिख दिया मैंने, नया सीखने को मिला, हालांकि मैंने घर में मैंने पढ़ाया था. इफ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट, अगर मैं उस समय नहीं आया होता था. हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म. और याद है इफ क्लॉज यानी कंडीशनल क्लॉज. कौन सा क्लॉज? कंडीशनल क्लॉज. और इसे क्या कहते हैं? सब क्लॉज, क्योंकि ये ज्वाइनिंग वर्ड से शुरू होता है. इफ, अगर मैं उस समय नहीं आया होता था, इतना बोल के बाकी को मिटा दूं तो वो गुस्सा नहीं आएगा कि क्या आगे, क्या आगे तो बोलो, कंप्लीट तो करो भाई, क्या बोलना चाहते हो. तो ये इनकम्प्लीट होता है. ये क्लॉज क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है. इसे इनकम्प्लीट क्लॉज, सब क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये अगले वाले क्लॉज पे डिपेंड रहता है टू फुल्ली एक्सप्लेन इट्स मीनिंग. नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, सेकंड क्लॉज. रहीम नाम से शुरू है ना, सब्जेक्ट हुआ ना, तो सब्जेक्ट से शुरू हुआ, यानी यहां से लेके यहां तक ये कौन है? मेन क्लॉज. नाउ हियर इज द कैच. व्हाट इज द कैच? याद है मैं तुमको सिखाया था, दो पार्ट है, एक है सब क्लॉज, एक है मेन क्लॉज. ऐसा वाला मैंने तुम लोग को टेंस में सिखाया है, मैं रिपीट कर देता हूं. यहाँ ये वाला कि अगर सब क्लॉज में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आर यू गेटिंग ए पॉइंट? सब क्लॉज, इफ क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज जो इनकम्प्लीट है, उसके साथ अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड अगर है तो इधर में लगता है कुड या वुड प्लस हैव प्लस बीन. मैंने बताया है जब मैं टेंस पढ़ाया था, तब मैंने बताया था. नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेकिंग द मैप सो दैट यू कैन लोकेट द आंसर. आंसर कौन होगा? 4 नंबर. If I hadn't come along at that moment, Rahim could have been the one arrested instead of the real thief. कि जो वास्तव में जो चोर है उसका जगह रहीम गिरफ्तार हो गया होता. ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, मैंने सपोजिशनल कि ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता. सब क्लॉज में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है. यहां पे ये नहीं बैठेगा, ये मेन क्लॉज में ही बैठेगा, ये सब क्लॉज में ही बैठेगा. तो सब क्लॉज में अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इधर में वुड हैव बीन या कुड हैव बीन लगाइए कि ऐसा होता, उस चोर के जगह तुम पकड़े जाते अगर मैं नहीं आता. फिल्म में नहीं देखा है,
है कि नहीं? आगे बढ़े। व्हीट, गेहूं, इज नॉट नेटिव टू इंडिया, ये भारत का नहीं है, भारत में नहीं आया था पहले। एंड बार्ले डैश, बार्ले तो मिलेट है, तो व्हीट भारत में नहीं, भारत का नेटिव नहीं है, भारत में नहीं पाया जाता था, बार्ले भी नहीं पाया जाता है। ये एक्चुअली कहने का मतलब है। इजंट आइदर, इज आइदर, इज नाइदर, इजंट नाइदर। आराम से आंसर देना। इस क्वेश्चन का ऐसे तो बहुत जल्दी आ गया होगा, जल्दबाजी मत करना। चल मेरा आंसर, एनीवन? यस, इज आइदर, यहां पे नेगेटिव है ना, और व्हीट भी एक अनाज है, बार्ले भी एक अनाज है, सिमिलैरिटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे दोनों सिमिलैरिटी है ना, सिमिलैरिटी। अगर सिमिलैरिटी है तो चूंकि नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा, तो इज नाइदर, सॉरी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है नहीं होगा, ये नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब नाइदर खुद नेगेटिव है तो दोबारा यहां पे नॉट का क्या काम? तो या तो हमारा आंसर होगा 1 नंबर या फिर 3 नंबर। अब बता कौन होगा? इसको आउट किए, पॉजिटिव है, हमको नेगेटिव चाहिए, इसको आउट किए, दोनों नेगेटिव है, डबल नेगेटिव नहीं होता है, तो 1 नंबर नहीं तो 3 नंबर। व्हीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ले इजंट आइदर या इज नाइदर? नहीं, इसका आंसर होगा इजंट आइदर। जब दो सिमिलर चीज में कंपेयर करना हो, चूज करना हो, ठीक है, तो हमको क्या लगाते हैं? इजंट आइदर लगाएंगे। अगर नेगेटिव है तो इजंट आइदर। व्हीट एंड बार्ले सीरियल्स के कैटेगरी में आते हैं, अनाज की कैटेगरी में आते हैं। व्हीट हमारे देश का नेटिव नहीं है, बार्ले भी नहीं था, बार्ले भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो पहले पूर्वज थे ना, वो ये नहीं खाते थे, व्हीट, बार्ले, बाजरा, है ना, ये सब खाते थे, इसलिए स्वस्थ है। हम लोग आटा खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या बात कर रहे हो? ओह हाँ, खत्म हो गया, ठीक है, अगला वाला रेडी नहीं किया इसका मतलब, ठीक है। तो यहां तक हम लोग का सेशन कितना खत्म हुआ? 3। तो हम लोगों ने पहला सेशन कंप्लीट किया, सेकेंड सेशन कंप्लीट किया, थर्ड सेशन कंप्लीट किया। कितने क्वेश्चन हम लोगों ने किया आज में? 35 क्वेश्चन हमने किया, और यहीं खड़े होके मैंने एक एक क्वेश्चन के मैप बना के, एक एक चीज़ को ऑपरेशन करके, उसको बाइफरकेट करके मैंने चीज़ों को दिखाया कि आप आंसर अगर पहुंचोगे तो कैसे पहुंचोगे। ये नहीं कि मैंने आंसर दिया और निकल लिया, उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो आपको एग्जाम में करना। पर एग्जाम में वैसा करने के लिए, इन ऑर्डर टू डू द आंसर इन दैट वे, आपको प्रैक्टिस ऐसे करना होगा। उसके लिए मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, यहाँ सीख रहे हो, रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी देखो बार बार, क्योंकि इतना आसान जब क्लोज टेस्ट करोगे ना तो हालत खराब हो जाएगी। ऐसा सब वर्ड आएगा, स्पास्मोडिकली, वोराशियसली, हाँ, वॉसिफेरसली, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। एबुलियंस सुने ही नहीं है, एबुलियंस, पर सिंपल मीनिंग है, विद ग्रेट जॉय एंड एक्साइटमेंट, है ना। तो आई होप ये 3 सेशन आप लोगों को बहुत यूजफुल रहा होगा। इसको प्रैक्टिस करना, इसके नोट्स बना लेना। क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रिंट करके दे दूंगा, इसके PDF इसका प्रिंट करके मैं दे दूंगा, और करने के बाद इसको खुद से करना, ठीक है। और उसका नोट्स जो है वीडियो देख के आप उसको नोट डाउन कर लेना, ताकि ये आपका नोट्स बने, ताकि एग्जाम्स के पहले आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। कोई भी चीज़ मैंने यहाँ मिस नहीं किया है, हर ऑप्शंस के बारे में मैंने टेक्निकली मैंने बात किया है, मैप मैंने बनाया ताकि आप आंसर को लोकेट कर सको, इजीली आंसर बता सको। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो थैंक यू वेरी मच।